हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज आईबीपीएस एएफओ 2024 का मेंस एग्जामिनेशन था ना। इसकी फाइनली आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम एनालिसिस, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। बट इस बार का एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने, किसी ने कहा था इजी है, किसी ने कहा मॉडरेट है। बट बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ये पता चला कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ है। और इवन क्वेश्चन देख के भी ये काफी हद तक समझ आया। इस बार के क्वेश्चन अगेन हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही बाउंसर थे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट या फिर डिफिकल्ट भी थे, कुछ इजी भी थे, कुछ डायरेक्ट भी थे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मतलब मैंने जितने स्टूडेंट से बात की, हर स्टूडेंट ने मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बताया। इवन मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में भी देखा, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में भी देखा, मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ स्टूडेंट ने कहा ऐसा था, कुछ ने कहा नहीं था, कुछ ने कहा ये नहीं है, कुछ ने कहा वो नहीं था, किसी ने कहा ये ऑप्शन है, किसी ने कहा नहीं है। सो मैंने सोचा कि अब इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगा के कोई फायदा नहीं है। तो जो भी मैं कोलेट कर पाया, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद, बहुत सारे ग्रुप्स में देखने के बाद, तो मैंने ये एनालिसिस की है और ये क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि किसी में कोई चेंज था, तो वो भी जरूर आप मेंशन कर सकते हैं ना। एग्जाम की एनालिसिस करेंगे तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सारे ही क्वेश्चन करूंगा, बट इतना कंफ्यूजन है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको खत्म किया जाए करके। सो दैट की, और एक चीज इंपॉर्टेंट जो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार जब एग्जाम हो जाता है ना, उसके बाद उस पे देखने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। वो क्या रीजन है कि अगर आपसे कोई गलती, मतलब किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, आप उस कंफ्यूजन को क्लियर कर ले, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में वो कंफ्यूजन दूर हो जाए, या फिर वो गलती आप फिर से ना कर सके। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं जो और आईबीपीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो सिर्फ ये रीजन होना चाहिए। बट अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको कट ऑफ पता चल जाएगी, या कहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, तो ये दोनों ही चीजें गलत साबित होती हैं। क्योंकि कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता, और सही आंसर तो तभी पता चलेगा जब सही क्वेश्चन पता चलेगा, है ना। हर एक चीजों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है। वहाँ क्या क्वेश्चन लिखा होता है, कितना आपको एग्जैक्ट याद है, कितना आपने टीचर को कन्वे किया, और फिर टीचर ने उसको कैसे समझा और कैसे प्रेजेंट किया, इन सब में बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो अगेन जो यहाँ पे आंसर है, जरूरी नहीं है कि वही आंसर हो, क्योंकि आप सभी को पता है एक छोटे से पॉइंट के डिफरेंस से भी आंसर चेंज हो जाता है। ओके, सो क्विकली डिस्कस करेंगे। और ये खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन नहीं दिया है, नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देंगे। तो एग्जाम एनालिसिस उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। और जिन लोगों ने इस बार एग्जामिनेशन दिया है दोस्तों, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम इसको लाइव कर देंगे सुबह ही, है ना। 15 की सुबह ही लाइव कर देंगे। बट अगेन, इस पे हमने भी यही सोचा कि बहुत ज्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जैसा भी आप लोग बताएंगे और जो भी हमको पता चलेंगे, तो वो हम अपने, जो हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपको हमारे उसमें दिख जाएगा, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट में ही मिल जाएगा। तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, सब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। व्हाट डज द मुगा सिल्क प्राइमरली फीड ऑन? सो अगेन दिस वी कैन से कि रिपीटेड क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन आई थिंक 2 years बैक इन आईबीपीएस सीएफओ एग्जामिनेशन। ओक लीव्स, मलबरी, कास्टर, नीम लीव्स एंड सोम एंड सालो लीव्स। सो दिस इज द करेक्ट वन, है ना। और ये तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि तो पहले भी पूछा गया है, तो हर कोई कवर करके जाता है। ये किसके बारे में पूछा गया था? मुगा के बारे में पूछा गया था। जनरली मैंने जब हमने सिल्क वॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया था, तभी मैंने बताया था कि अगर आप देखेंगे, मलबरी तो बेसिक हो गया, उससे कम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे स्टेट रैंकिंग पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो है मुगा है, इरी है, तसर है, उक्तसर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वही यहाँ पे देखने को मिला, और ये क्वेश्चन कैसा था, रिपीटेड था। लेकिन इजी में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, CIAE? ये कहाँ पे है? भोपाल में है, ये आप सभी को पता होगा। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सारे क्वेश्चन हमने अपनी इमेजेस में भी कवर किए थे, है ना। कोर्स में तो आपको मिल ही जाएंगे, नोट्स में आपको दिख जाएंगे, क्वेश्चंस में आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा ये। और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बट इसके साथ साथ जो हम अपनी इमेजेस बना के शेयर करते हैं रोज सुबह 9 बजे अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे, वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया था। Who is credited with introducing artificial insemination in India? This is again an unexpected type difficult question, है ना। क्योंकि नेम याद करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, अगर बहुत कॉमन नेम है, जैसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब है ना, तो उनका नेम याद करना फिर भी समझ आता है। होमी जहांगीर भाभा है, मतलब समझ आता है कि वो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं। अगेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए फेमस पर्सनैलिटीज हैं, बट हमने उसको वैसे हमेशा याद नहीं किया है। सो डॉक्टर JD
संपत कुमारन ने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को 1939 में। ओके, देन हु व्हाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज लॉर्डोसिस इन फिश, तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन सी है। अगेन ये थोड़ा सा एक अगेन अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज होती है फिश में, उसमें उन्होंने ये वाली डिश पूछी, डिजीज पूछी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी की क्या यूनिट है, इस पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, बट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये टिपिकली एक्सप्रेस इन द अमाउंट ऑफ बायोमास और यील्ड, है ना। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, मतलब हम वाटर की यूज करने की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो वो हम ऐसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ बायोमास और यील्ड केजी प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये केजी में हो गया, और ये क्या है, हमने वाटर को किस में मेजर किया है, क्यूबिक मीटर में। सो उसकी क्या यूनिट हो जाएगी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, सो ये एक सिंपल एनालिसिस है, बट इसके अलावा भी आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा कुछ ट्विकिंग रहती है, वो भी आप देख सकते हैं। व्हेन इज द राइट टाइम टू हार्वेस्ट बटन मशरूम, तो आई होप ये सभी को पता होगा बटन मशरूम को हम किस टाइम पे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट स्टेज इज दिस, जब इसका जो वेल होता है वो कनेक्टिंग द कैप एंड द स्टेम जस्ट बिगिन टू ब्रेक, है ना। यहाँ से ये बिल्कुल जस्ट ब्रेक होने के लिए रहेगी, और ये बिल्कुल अटैच्ड होगा, है ना, कैप से। अगर कैप से डिटैच हो जाएगा तो फिर उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये बटन मशरूम को हार्वेस्ट करने का सही टाइम होता है। व्हाट न्यूट्रिएंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीएसबी, पीएसबी क्या है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, फास्फोरस के लिए ये यूज किया जाता है। पूछा जय किसान, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने बहुत टाइम देखा, जेआरएफ एसआरएफ के एग्जामिनेशन में, एएसआरबी के एग्जामिनेशन में, इवन दिस टाइम इन दिस एग्जामिनेशन, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। और मस्टर्ड की वैरायटी है। ओके, ये डिजीज रेजिस्टेंट मस्टर्ड वैरायटी। व्हाट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ गली इरोजन इन अलुवियल सॉइल, गली इरोजन की जो एडवांस फॉर्म, मतलब इसके आगे क्या होगा, तो वो रवाइन इरोजन कहलाता है। ओके, सो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो फिर वो रवाइन इरोजन में हो जाता है, और वो काफी बड़ा होता है, जैसे हम कहते हैं चंबल की घाटी, वो सब क्या है, एग्जाम्पल या फिर रिजल्टेंट ऑफ रवाइन। व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द फाउंडेशन सीड ऑफ टोमेटो, सो अगेन फॉर द सीड ऑफ टोमेटो जो इसका मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, 85%। व्हाट टाइप ऑफ कल्चर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रिप्लॉइड प्लांट्स, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है आपका, हम सभी को पता होना चाहिए। एन क्या होता है, गेमीट होता है। अगर इसको प्रोपोगेट करना है, एन ही चाहिए, तो गेमीट से ही हमको टिश्यू कल्चर या फिर उसको कल्चर करना पड़ेगा। 2n नॉर्मल बॉडी सेल होता है, और मतलब कहीं पे भी आप देखेंगे, चाहे एंथर को कल्चर करेंगे, एम्ब्रियो कल्चर करेंगे, तो वहाँ पे 2n ही रहेगा। 3n के लिए अगर हमें चाहिए, तो हमारी बॉडी में अगर आप 3n मतलब प्लांट बॉडी में अगर आप 3n देखेंगे, तो वो क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म इज 3n। सो ट्रिप्लॉइड ही होती है ना, डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्टेंट जो होता है, एक तो पोलर न्यूक्लियर, एक तो नॉर्मल फर्टिलाइज करता है और दूसरा 3n कंडीशन बनाता है, तो उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म कल्चर को अगर हम करेंगे तो हमको ट्रिप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं। आई होप कि ये आपने सही आंसर किया होगा, और यही ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही ऑप्शन आपको मिले होंगे। व्हाट डज एफएल स्टैंड इन द फॉर्मूला ऑफ ए टू, सो एक स्टूडेंट से बात भी हुई, तो उसने कहा, ये मुझे बताया कि सर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी बट इतना कुछ आया नहीं, और जो आया भी क्वेश्चन वो इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, है ना। एमएसपी में ए टू प्लस एफ एल को हर कोई समझता ही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फैमिली लेबर बोलते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर निकाली जाती है, सो दैट इज एफएल। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर द लीफ एरिया इंडेक्स, तो लीफ एरिया के इंडेक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेप्टोमीटर यूज करते हैं। और भी तो दो तीन मेथड्स हैं, बट जो सेप्टोमीटर है ये वाइडली कॉमनली यूज्ड है, क्योंकि सिंपल एक मीटर से कैलकुलेट किया जा सकता है। व्हाट इज द फैट कंटेंट इन डबल टोन मिल्क एज पर द स्टैंडर्ड, सो डबल टोन मिल्क मतलब लगभग उसका सब कुछ फैट निकाल ही दिया गया है, so 1.5% is as per the standards. For which crop is the drum culture technique primarily to enhance the seedling growth in the establishment, तो ये पैडी के लिए है, राइस के लिए है, और ये ट्रांसप्लांटिंग से रिलेटेड है बेसिकली। जिब्रेलिन ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो एक फंगस होती है ना, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है, और हम उस डिजीज को बोलते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। और उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, है ना। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये फंगस है जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिसकी वजह से फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस होती है, इसको बकेने डिजीज भी कहा जाता है। अर्का पुनीत किसकी क्रॉस है, इसके पेरेंट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार शायद ये दूसरा या तीसरा एग्जामिनेशन है जिसमें अर्का या फिर जो क्रॉस से रिलेटेड है, मैंगो की क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और इस इवन आरआरबी एफओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो अल्फांसो इनटू बैगनपल्ली,
ये इसका करेक्ट आंसर है। कैटरपिलर विल्ट इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कैटरपिलर विल्ट किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो ये एनपीवी की वजह से होता है, न्यूक्लिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस की वजह से। वनराजा जो एक डुअल पर्पस चिकन ब्रीड है, डेवलप किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। सो अगर आप देखेंगे, सो जो डेवलप्ड बाय द आईसीआर, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, डीपीआर इसको बोलते हैं, हैदराबाद में है, उसने इसको डेवलप किया है। ओके, विच टॉक्सिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन कॉटन सीड मील? तो आई होप कि ये जो ये वाले होते हैं कुछ, ये बेसिक जनरल एग्रीकल्चर में हर बुक के स्टार्टिंग में हर जगह स्टार्टिंग में दिख जाते हैं ना, वो क्वेश्चन ये है गॉसिपोल, तो ये सभी ने सही किया होगा। कुछ कुछ बेसिक होता है ना एपिथेट्स भी जिनको हम बोलते हैं इन एग्रीकल्चर, सो हर जगह ही आपको दिखेंगे बुक्स की, कोई भी बुक्स लेंगे किसी भी, चाहे आप कोचिंग की लें, किसी भी ऑथर की लें, चाहे कॉलेज की बुक लें, कहीं भी दें तो स्टार्टिंग में ही ये सारी कॉमन सी चीजें होती हैं, तो वहां पे ये दिख जाता है। एक्शल्स आर प्राइमरली रिच इन, एक्शल किस में रिच है? तो ये हर किसी को पता होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर है। फास्फोरस आई होप नहीं लगाया होगा आपने। विच सेलेक्टिव herbicide is commonly used in pre and the post emergence weed control in grass like plants such as rice and maize? ब्यूटाक्लोर को यूज किया जाता है। आप बताइएगा, क्वेश्चन क्या ऐसा ही था? ऑप्शंस ऐसे ही थे क्योंकि हमने तो इनको रिमेक किया है। कुछ कमेंट वीर होते भी हैं जो कहते हैं कि सर सारे ही क्वेश्चन गलत हैं, है ना? आई होप कि ऐसा तो नहीं ही होगा, इतनी मेहनत हमने भी की है तो कुछ तो ठीक होंगे ही, आप जरूर बताइएगा। और गलत है कहना तो बहुत आसान है, सही क्या है वो जरूर बताइएगा, है ना? किसी को भी गलत है कहना तो बहुत आसान होता है, बट सही करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप गलत है ये बता सकते हैं, बट क्या सही है ये भी जरूर बताइएगा, अदरवाइज उस बात का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एस्टर साइकिल इन द ईव? तो ईव में पूछी थी, ईव क्या होता है? फीमेल शीप होता है, उसकी जो एस्टर साइकिल होती है लगभग 17 टू 19 डेज चलती है, और उसका हीट पीरियड भी अराउंड 24, वो तो लगभग कॉमन ही सब में होता है। व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द लाइवस्टॉक सेक्टर इन द सेक्टोरल जीवी ऑफ एग्रीकल्चर? तो ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया है, और पूछा भी किसका गया है? लाइवस्टॉक सेक्टर का। अराउंड 30% ये प्रेजेंट में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन सिम्टम ऑफ द ब्रुसलोसिस इन द कैटल? तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज है ही, है ना, इससे क्वेश्चन आता ही है, तो इससे इससे रिलेटेड अबॉर्शन, रिटेन प्लेसेंटा एंड रिड्यूस फर्टिलिटी, दीज आर द मेजर फीचर्स, या फिर हम कह सकते हैं सिम्टम्स। Which organization is responsible for monitoring the shortfall in the private sector lending and ensuring compliance by the banks? तो कौन है जो मॉनिटर करता है शॉर्टफॉल ऑफ इन द प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग? तो नाबार्ड क्या है बेसिकली? वो आरआईडीएफ जो होता है, ड्यू टू द शॉर्टफॉल इन द पीएसएल, वो जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो आरआईडीएफ में किया जाता है, वो नाबार्ड मेंटेन करता है। बट कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है इन सबकी मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि बैंक्स मॉनिटर आरबीआई ही करता है। What is the process called when the udder size decreases after the cessation of the lactation in the cattle? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, एएफओ में ही पूछा गया, और साथ ही साथ नाबार्ड में ही पूछा गया था। इस प्रोसेस को इन्वोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। What role do the nutrients F, iron, zinc and chlorine primarily play in the plants? So इनके बेसिक क्या है रोल, ये पूछा गया था। तो अगर आप देखेंगे ये बेसिकली एज अ को फैक्टर वर्क करते हैं इन द वेरियस एंजाइम्स में, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल में। Which insect pest larva feed on the foliage of the coal crops, create short holes in the skeletonized leaves? ये काफी फेमस है ना, डायमंड बैक मॉथ है, प्लूटोला ज़ाइलोस्टेला, ये काफी कॉमन है, और खासकर जो क्रूसीफेरस होती हैं उनमें तो कुछ ज्यादा ही। इन डाइसियस वैरायटीज ऑफ पपाया, पपाया इज मेजरली डाइसियस, व्हाट इज द परसेंटेज? हम कहते हैं कि 1:10 का रेशियो होना चाहिए, तो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये 10 to 15% में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोरस सॉल्युबलाइजर? तो ये हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन, वो उसमें तो पीएसबी से पूछा गया था, और यहाँ पे फास्फोरस सॉल्युबलाइजर के लिए पूछा था, तो सुडोमोनास स्ट्रेटा इज द करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फिग फाइकस कैरिका फ्रॉम द एक्सेसिव सनलाइट? कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं? तो या तो प्रून, ये पहले तो उसकी प्रूनिंग कर दी जाए, और फिर उसकी लाइमिंग कर दी जाए, लाइमिंग या व्हाइट वॉशिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था, ये अटपटा सा क्वेश्चन था, आप बताइएगा इसका क्या सही इसमें था, कि वेदर फोरकास्टिंग दैट इंक्लूड्स द क्रॉप एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री, क्या उसको कहते हैं? तो बेसिकली तो एग्रोमेट्रोलॉजी ही है। अभी इसमें क्या ऐसा क्वेश्चन में डिफरेंट लिखा था कि जिससे कि ऑप्शन डिफरेंट होगा, ये सोचने की बात है। विच ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट? किसको, जो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में ग्रो हो पाता है?
ऑटोट्रॉप तो है जो खुद से कर लेते हैं, तो ये दूसरे पे ग्रो हो रहा है मतलब हेटरोट्रॉप है। ये बेसिक बात हमें समझ आती है, तो ये हेटरोट्रॉप इसका आंसर होना चाहिए। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेंट कितने में होता है? 196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में ये प्रिजर्व होता है। अब ये 196 आंसर में दिया था, क्वेश्चन में दिया था, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। विच सिस्टम हैज एडवांटेज ऑफ बाउअर एंड डू नॉट हैव द डिसएडवांटेज ऑफ इट? अब आप देखेंगे इसमें ये तो काफी डाइजेस्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। निफिन में भी, टेलीफोन सिस्टम में भी एडवांटेजेस भी होते हैं और साथ ही साथ जो डिसएडवांटेज बाउअर में होते हैं वो इसमें नहीं होते। अभी सभी में तो है, तभी ये डिफरेंस भी है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फॉरेस्ट फाउंड इन हॉट क्लाइमेट विद लो ट्रीज एंड द ग्रास, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही बोला जाता है, जैसे सवाना के फील्ड्स है। सॉल्युबल सॉल्ट इन इरिगेशन वाटर डेसिसाइमर पर मीटर में पूछा गया था। तो अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल वाटर अगर देखना है तो अगर लेस देन 1 है या फिर 0.7 है, 0.3 है, तो फिर वो कैसा आता है? इरिगेशन वाटर के लिए बिल्कुल फिट होता है और उसमें सैलिनिटी लेवल कम माना जाता है। इससे ऊपर होगा तो ही उसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। केसीसी डिटर्मिनेशन के लिए फॉर्मूला पूछा गया था। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये मैंने आपको जब हम स्कीम्स डिस्कस कर रहे थे उस दिन भी मैंने सब्सिडी डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि केसीसी की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। केसीसी की मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की जाती है किसके बेसिस पे? जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है उसके बेसिस पे, और साथ ही साथ फार्मर के पास एरिया कितना है। ओके, ये मैंने पूरा आपको सॉल्व करके ही बताया था। तो जो स्केल ऑफ फाइनेंस कौन फिक्स करता है? डीएलटीसी करता है। आई होप कि ऐसा ही कुछ वहां पे पूछा गया था। एसएचजी से रिलेटेड लोन का इंटरेस्ट रेट पूछा गया था, 7% पे दिया जाता है आफ्टर द इंटरेस्ट सबवेंशन, है ना। तो डीएनआरएलएम से रिलेटेड सब्सिडी, वो यही सारी चीजें हैं। और यकीन ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डीएनआरएलएम इज इंपॉर्टेंट वन। फूड डेवलप्ड यूजिंग द जीएम एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड द जीएम फूड। अब इसमें तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ अलग होना चाहिए था। अगर कोई और ट्विकिंग होगी तो हम कह सकते हैं, बट ऐसा मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें कुछ और होता है ना। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाया तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहेंगे, नॉन फूड है तो नॉन फूड कहते हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड इन फिश, कोलाजन तो नहीं हो सकता है इसमें, अमोनिया, यूरिया ये सब हो सकते हैं अगर ये था, क्योंकि ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है। चार्जेस ऑफ सॉइल कोलाइड्स कैसा होता है? जनरली दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की डेफिनेशन दी थी और पूछा गया था कि क्या है। आई होप कि सभी देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया था कि सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता जाता है पेस्टिसाइड। तो मतलब ये एक मेथड, एक प्रोसेस बताइए, मेथड बताइए, तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में ये आता है। इक्विपमेंट यूज्ड इन द राइस सीडलिंग प्लांटर ट्रांसप्लांटर, तो वो राइस ट्रांसप्लांटर ही होता है। आई होप कि ये दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं राइस ट्रांसप्लांटिंग से। मैरीगोल्ड इज यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर विच टाइप ऑफ पेस्ट, वो नेमेटोड्स के लिए बेसिकली यूज किया जाता है ना। और हालांकि बोरर्स के लिए भी यूज किया जाता है, अगर आप देखोगे मैरीगोल्ड को ट्रैप क्रॉप्स के रूप में। एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइडेड बाय द एनबीएफसीज अंडर द प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख होती है। अभी क्वेश्चन था कि नहीं था, आई डोंट नो, है ना। ये ऐसा मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया, कुछ ने कहा नहीं सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। अब ये बड़ा मतलब स्ट्रेंज हो जाता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए और कोई कहता है कि ये क्वेश्चन था, और कोई कहता है था ही नहीं। तो ये बड़ा मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी डिलेमा रहती है। ओके, सो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़े चेंज हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। डीपीआईआई टेस्टिंग लैब से रिलेटेड, एप्पल वैरायटी, लाल अमरी से रिलेटेड, बॉटनिकल नेम ऑफ कैशनट। अगर ये क्वेश्चन आया था तो ये तो बिल्कुल ही नाबार्ड रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वहां भी पूछा गया था कैशनट का बॉटनिकल नेम क्या है ना। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली होता है। गामा रेज की प्रिजर्वेशन के लिए डेंसिटी इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आई होप कि जिन स्टूडेंट ने दिया है वो बता पाएंगे, या और दूसरी बात, अगर नहीं भी बताना चाहते हैं तो बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि मैं आपको बताया कि ज्यादा इस पे सोच विचार करने से कोई बड़ा फायदा नहीं होता है। कट ऑफ नहीं भी डिटरमाइन की जाएगी किसी भी कंडीशन पे, ये आपको भी पता है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन को फोकस कीजिए, सारे ऑप्शन आपके पास होने चाहिए ताकि बाद में आपके लिए चॉइस करना आसान हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।